आपके अपने चैनल पीटीएच की एजुकेशन। बेसिकली मेरा नाम चंदन पाठक है और मैं आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स टीच करता हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 2, जो कि बेसिकली नेम से जाना जाता है मनी एंड बैंकिंग। हमेशा हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन रहती है कि मनी एंड बैंकिंग इकट्ठा क्यों है। बेसिकली अगर मैं ऑथर वाइज डिवाइड करूँ तो मनी एंड बैंकिंग 2 चैप्टर में डिवाइड हो जाता है, यानी कि बेसिकली ये सीबीएसई की प्रॉपर यूनिट है। इसको हम लोग यूनिट नंबर 2 बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से। ये जो यूनिट है 6 मार्क्स की यूनिट है। हालांकि अगर मार्क्स के हिसाब से बात करी जाए तो ये चैप्टर बिल्कुल डिफरेंट है, बट अगर नॉलेज के हिसाब से बात करी जाए तो ये चैप्टर बिल्कुल ही अलग है। तो आई होप सो कि मार्क्स अपने आप ही आ जाएंगे आप लोगों के, अगर ये चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज काफ़ी क्लियर होगा। तो इसलिए उम्मीद करूंगा कि आप आज का सेशन पूरा एंजॉय करेंगे और काफ़ी अच्छे से नोट्स भी तैयार करेंगे। और फर्दर आप चाहें तो मेरी बुक्स भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग की। मनी एंड बैंकिंग में 2 हिस्सों में ये चैप्टर डिवाइड होता है, एक होता है मनी और एक होता है बैंकिंग। हालांकि जब ये चैप्टर यानी कि मनी यानी कि 2017 से पहले 2 हिस्से में डिवाइड था। एक था आपका फंक्शन ऑफ मनी, एक था आपका फंक्शन ऑफ मनी, एक हिस्सा ये था आप लोग का, एंड सेकेंड वन था आपका मनी सप्लाई। एक बात ईमानदारी से दिमाग में रखिएगा कि फंक्शन ऑफ मनी वाला जो हिस्सा था इसमें कुछ और भी टॉपिक थे। लाइक अगर मैं बात करूं तो इसमें 2-3 टॉपिक बताता हूँ। एक तो सीसी इकोनॉमी था आपका, काफ़ी अच्छा टॉपिक था। इसके साथ साथ इसके अंदर बार्टर सिस्टम था, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम बोले ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस से। इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ मनी की अगर बात करी जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, फिएट मनी क्या होती है, फिड्यूसरी मनी क्या होती है, ये सब आपके सिलेबस से डिलीटेड है। लाइक मेटेलिक मनी, पेपर मनी, क्रेडिट कार्ड, ये सब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो अननेसेसरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ एक और टॉपिक जो आपके सिलेबस से वो पूरा का पूरा डिलीट हो रखा है, वो है फंक्शन ऑफ मनी। ये सारा हिस्सा आपके 2017 में ही डिलीट हो चुका था। तो फंक्शन ऑफ मनी को 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं, एक तो आपका प्राइमरी फंक्शन हो जाता है और दूसरा आप लोग का सेकेंडरी फंक्शन हो जाता है। तो प्राइमरी फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेरे को बड़ा प्यार लगता है ऐसे बोलने में। एक होता है आपका एम और सेकेंडरी में आपका एस और एस, यानी कि एमएम और एसएसटी। तो यानी कि एम का मतलब यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज और ये है आपका मेजर ऑफ वैल्यू, और दूसरा यहाँ पर स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो ये हिस्से आपके इस चैप्टर में डिलीटेड हैं। तो मनी में फंक्शन ऑफ मनी एंड सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी आपका कह लीजिए। इसके साथ साथ आपका बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, ये आपका डिलीटेड वाला हिस्सा है। इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। मैं सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं किसी और सिलेबस के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। ये बात दिमाग में बिठा के रखिएगा कि आप मुझे अननेसेसरी बोले। फिर बात करते हैं मनी सप्लाई की। अब मनी सप्लाई में भी केवल और केवल जो है वो 2 ही टॉपिक आपके कवर है। एक तो इसका मीनिंग कवर है। हाँ, हालांकि आपको इनका मतलब अगर आप जान लेंगे तो इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी और मतलब इसमें आप कुछ फंस नहीं जाएंगे, है कि नहीं। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि आप इनका मीनिंग समझ ले, केवल नॉलेज पर्पज से। अब यहाँ पर इसका मीनिंग एंड कॉम्पोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, एक दूसरा टॉपिक इसके अंदर ऐड होता है, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। एक तो ये वाला हिस्सा हो जाता है, ठीक है, इसको ठीक से लिख लीजिएगा, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। ये 2 हिस्से इसके अंदर कवर हो जाते हैं। अब बात करते हैं बैंकिंग के अंदर। तो बैंकिंग में भी आपके 2 टॉपिक हैं, यानी कि 2 टॉपिक ना बोल करके आप इसको 3 टॉपिक में अगर डिवाइड करेंगे तो बड़ा मज़ेदार टॉपिक हो जाएगा और काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। अब बैंकिंग में भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आरबीआई का, यानी कि आरबीआई इज अ सोल अथॉरिटी ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, फादर ऑफ ऑल इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो आरबीआई का अपना क्या फंक्शन है, एक हिस्सा आपका ये कवर होता है, यानी कि फंक्शंस ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई के फंक्शन। तो इसी के साथ मैं आपको एक बात और नोटिस करवाने की कोशिश करूँगा कि आप कमर्शियल बैंक के फंक्शंस नहीं पढ़ेंगे। कमर्शियल बैंक के बारे में आपको केवल एक ही टॉपिक पढ़ना है, वो याद रखेंगे, जो कि है आप लोगों का क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस आप लोग बोल लीजिए उसको, या फिर आप लोग उसको मनी क्रिएशन प्रोसेस बोल दीजिए, तो जो आपका दिल करे वो भी पढ़ेगा। अच्छा, एक बात और कि जो क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन प्रोसेस की बात हो रही है, ये यहाँ पर सिंगल बैंकिंग सिस्टम के अंदर बात हो रही है। कौन से? सिंगल बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ पर केवल एक टॉपिक क्लियर हो रहा है, सिंगल बैंकिंग सिस्टम कवर होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो बीच वाला टॉपिक है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, तो वो है आप लोगों का मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कह लीजिए या सेंट्रल बैंक का एक और फंक्शन कह लीजिए कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट या कंट्रोलर
क्रेडिट ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा आप कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मनी एंड बैंकिंग का जो चैप्टर है ये आपका 6 मार्क्स का है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 6 मार्क्स में फिर आपको एक एक करके एलोबरेट करता हूँ चीज़ों को काफ़ी अच्छे से, जिससे आप कभी भी दुविधा में ना फंसे। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो डेफिनेटली यू कैन शेयर विद योर ऑल बडीज़, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वहाँ पर जो नोटिफिकेशन टू ऑल बटन का जरूर प्रेस करना, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है सिंगल बैंकिंग सिस्टम, तो एक तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आज की क्लास में हमारा टारगेट ये वाला हिस्सा रहेगा, मनी वाला। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बात करेंगे, एक क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि पूरा का पूरा मनी, क्या कहते हैं, क्रेडिट कंट्रोल या मनी क्रिएशन हम लोग बोलते हैं इसको, क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन। एक क्लास में हमारा ये हिस्सा कवर रहेगा पूरा का पूरा। और दूसरी क्लास में हम लोग बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो मॉनेटरी पॉलिसी भी एक सेपरेट क्लास में लेके जाएंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फंक्शंस ऑफ आरबीआई, इसको भी हम एक सेपरेट क्लास के अंदर लेकर के जाएंगे। तो मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ यहाँ से कि जो चैप्टर है वो 6 नंबर का चैप्टर है। और 6 नंबर के चैप्टर की जब बात होती है तो सीबीएसई इस साल जो है वो 6 पेपर बनाएगी। तो 6 पेपर जब वो तैयार करती है तो 6 पेपर प्रिपेयर करते टाइम में मैं एक बात और क्लियर कर दूँ आपको यहाँ पर कि ऐसा बिल्कुल ही कहना गलत है कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कहने को मैं कह दूँ कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट क्रिएशन का क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपका मनी सप्लाई का डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ आप लोग का मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर क्वेश्चन हर सेट में आता है, सो दैट्स वाई ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है और पूरा ही चैप्टर जो है वो नॉलेजेबल है। इस चैप्टर में लिमिटेड कंटेंट है, सबसे अच्छी बात ये हो है आप लोगों की। अच्छा, एक बात और यहाँ पर मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा कि जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है या ये जो वेटेज होती है उसमें 4 नंबर में या 1-1 नंबर में या 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चंस की वेटेज या डायरेक्टली 6 नंबर का वेटेज भी चला आता है। तो ये भी दिमाग में रखिएगा। और मनी एंड बैंकिंग के इसके साथ साथ प्लस एक और क्वेश्चन हम लोग ज्वाइन करेंगे, एक और सेशन लेंगे जिसमें मैं आप लोगों को प्रीवियस 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तकरीबन 70+ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं अलग अलग तरीके से, वो हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि कितनी डेप्थ पकड़ है। और तो आपको पता है कि इसी के साथ साथ ऐप भी है, ऐप भी इंस्टॉल करके आप पूरा का पूरा सेशन एंजॉय कर सकते हैं और एनुअल कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पे हैं, तो आप चाहें तो पूरा सेशन एक साथ कस्टमाइज वे में ले सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो का बंडल, उसके अंदर 1000+ क्वेश्चंस हैं, दोनों के दोनों ई बुक्स मिलती हैं। उसके साथ साथ आप किसी भी ऑथर्स के डाउट्स वगैरह वहाँ पर डेफिनेटली पूछ सकते हैं। 24/7 आपको चैट सपोर्ट मिलता है। सो एनी हाउ वो आपकी विश है, अदरवाइज आज का सेशन आप यहाँ पर जरूर एंजॉय करिए, ठीक है। तो चलिए, तो मैं इतना समझा पाया हूँ आपको कि फंक्शन ऑफ मनी, और आज के क्लास में मनी वाला हिस्सा कवर कर लेते हैं। तो मैंने बता दिया आपको कि मनी सप्लाई का 1 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, या फिर आरबीआई का फंक्शन या मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट क्रिएशन। तो ये टोटल मिलाकर के 4 सेशन आपके बनेंगे मनी एंड बैंकिंग के। और एक एडिशनल सेशन मैंने आपको बताया वो रहेगा हम लोग का इसी टॉपिक का, वो हम लोग बेसिकली बात करेंगे Q&A, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर मनी एंड बैंकिंग के बारे में। यानी कि जिस भी ऑथर की बुक हो आप डेफिनेटली वो ऑथर की बुक ले लीजिए और आप वहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। अब बात करते हैं मनी की। देखिए, मनी की जो सबसे प्यारी और सुंदर डेफिनेशन है, मैं इसके साथ साथ एक पीपीटी का लिंक दे दूंगा आप लोगों को। पीपीटी की फाइल आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, ठीक है। तो वो पीपीटी की फाइल बना रखी है मनी एंड बैंकिंग की। वो पीपीटी की फाइल इतनी यूज़फुल है कि आपको इस चैप्टर में किसी भी ऑथर की बुक या और किसी नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ मैंने उसके अंदर क्वेश्चंस भी असेंबल कर दिए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, मनी एंड बैंकिंग की अगर मैं बात करूँ आप लोगों के सामने, तो मनी एंड बैंकिंग में जो मुझे सबसे प्यारी डेफिनेशन लगती है वो लगती है वॉकर की। वॉकर का कहना क्या है, मनी इज़ व्हाट मनी एज डज। हम सबको पता है कि मनी वह है जो मनी का काम करती है, बट थिंक अबाउट इट, जब लाइफ में हमारे पास मनी नहीं थी तो लाइफ को हम लोग कैसे सर्वाइव करते थे। यानी कि लाइफ में हम लोग को सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। तो यानी कि जब मनी नहीं थी तो थिंक अबाउट इट, क्या चलता था, तो कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चलता था। कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का एक बहुत ही सूटेबल एग्जाम्पल देता हूँ। आप यूट्यूब पे आए, आपने एक वीडियो सर्च किया मनी एंड बैंकिंग का, आपने 5-6 वीडियो देखी और आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो उसके बाद मेरी वीडियो मिली आपको और आपने क्या, मैं तारीफ नहीं कर रहा, सिर्फ आप समझ जाना, ठीक है। तो मैंने आपको मेरी वीडियो मिली और आपने क्या करा, पढ़कर आपको लगा हाँ ठीक है यार मेरी वांट्स क्या है, सेटिस्फाइड हो गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि मैंने जो कंटेंट पढ़ाया वो आपको मिला, और इसी के साथ साथ जो चीज़ आपको चाहिए थी वही आपको यहाँ पर डिलीवर हो गई। सेम ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल लिया जाए यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को कि अगर मान लीजिए एक कॉबलर है और एक कॉबलर जो है वो किसी के पास जाता है, यानी कि फार्मर के पास। तो कॉबलर और फार्मर में क्या रिश्ता है, जब मनी एग्जिस्ट नहीं करती है इकोनॉमी के अंदर, तो कॉबलर और फार्मर में जो रिश्ता है वो केवल किसका है, कोइंसिडेंस का। लाइक फार्मर को क्या चाहिए, सूज चाहिए, और कॉबलर को क्या करेगा, उसको
फार्मर को सूद चाहिए और कॉबलर को क्या चाहिए, उसके बदले में वीट चाहिए। और अगर ऐसा हो पाता है तो इस केस में हम कहते हैं कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेकिन जब मनी एग्जिस्ट नहीं करती थी तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुआ करती थी वो ये हुआ करती थी कि मनी का एग्जिस्टेंस तो है नहीं, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो क्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि यहाँ पर दोहरा संयोग बड़ा ही मुश्किल था। इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम हुआ करती थी मनी नहीं होने की वजह से वो थी कि लाइक स्टोर ऑफ वैल्यू। मान लीजिए अगर एक फार्मर है, वो फार्मर कैसे स्टोर करेगा प्रोडक्ट्स को, तो फार्मर्स के केस में जब हम स्टोर करने की बात करते हैं, लाइक अगर जिसका गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एल्युमिनियम में ट्रेड होता था, उनके लिए प्रीशियस स्टोन्स वगैरह में उनको तो बहुत ईजी था स्टोर करना। लेकिन जो पेरिशेबल नेचर की गुड्स में डील करते थे वो कैसे स्टोर करते। इसके साथ साथ किसी भी गुड्स की वैल्यू क्या हो, यानी कि उसके एग्जैक्ट मेजर ऑफ वैल्यू क्या हो, वो लोग हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। इसके साथ साथ लाइक अगर किसी को कोई फ्यूचर में पेमेंट करनी है, फ्यूचर में पेमेंट लाइक अगर मैं कहूँ आप लोगों को कि कोई भी प्रोडक्ट आपने मेरे से मांग लिया और उसके बाद में उसकी वैल्यू क्या हो, ये भी हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पाते थे। तो मनी को इसीलिए वॉकर क्या कहते हैं कि मनी इज़ व्हाट एज मनी डज, यानी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो दैट्स वाई इतनी इजी डेफिनेशन है। बट इसके अलावा मनी ने क्या क्या काम आसान बना दिया, तो मनी ने क्या क्या आसान बना दिया, MM और SST यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो कहने का मतलब मनी इज़ व्हाट एज मनी डज। इसके अलावा एक और डेफिनेशन क्या बनाए, तो मनी इज़ एवरीथिंग, मनी वो सारी चीज़ है विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये डेफिनेशन बोल करके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, UPI, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, यानी कि जनरली भी एक्सेप्टेड हो, यानी कि कोई कागज़ है वो भी अगर आप में और मेरे में जनरली एक्सेप्टेड है कोई वैल्यू के थ्रू, तो वो भी हम लोग क्या कह सकते हैं, मनी कह सकते हैं। तो मनी इज़ एवरीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब जो पेमेंट्स फ्यूचर में होने वाले हुआ करते थे। तो मनी में दो चीज़ें हैं। अब इसी में अगर मैं स्टार्टिंग के दो फंक्शन MM और SS, तो पहले वाला प्राइमरी और दूसरे वाला क्या हो गया, SST। बट बहुत सारे इकोनॉमिक्स के बीच में कहीं ना कहीं डिबेटेबल टॉपिक है कि कई लोग कहते हैं मनी हैज़ अ 4 फंक्शन, मनी हैज़ अ 4 फंक्शन, MM और SS वो वाले फंक्शंस हो गए। इसी तरीके से कई लोग कहते हैं कि मनी के प्राइमरी फंक्शन होते हैं, सेकेंडरी फंक्शन होते हैं, डायनेमिक फंक्शंस होते हैं। तो उस डिबेट में आपको नहीं जाना है, दैट्स वाई ये वाला हिस्सा आपके सिलेबस में कवर नहीं होता है। फर्दर जब आप एडवांस्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये टॉपिक्स आपके दोबारा से कवर होते हैं। हालांकि बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके अंदर और बहुत सारे रिसर्च हैं मनी के बारे में, तो वो फर्दर आपके एडवांस लेवल के टॉपिक है। मनी में आपका केवल जो मैंने आपको बताया था इस वाले हिस्से में वो इतना ही था, वो चीज़ आपकी कवर हो गई है। अब बात करते हैं मनी सप्लाई, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है और वो भी टॉपिक भी है। तो मनी सप्लाई के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मनी सप्लाई है क्या, जरा आप अपनी जेब को चेक करिए, अपने बैंक अकाउंट को चेक करिए, अपने वॉलेट को चेक करिए, यानी कि ऑल ओवर वो सारी पैसे जहाँ जहाँ आपने रखे हैं उनको सोचिए, तो आपको एकदम से याद आएगा यहाँ पे इतना पैसा है। फिर ऐसे ही मैं अपने पे क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे ही आप 10 लोगों को पूछिए। तो मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई बेसिकली ये स्टॉक है। मनी सप्लाई की जब मैं बात करता हूँ तो मनी सप्लाई को आप कैसे बोलेंगे, तो मनी सप्लाई बेसिकली क्या है, आप लोगों का स्टॉक है। यानी कि स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि एक टाइम पर, एक टाइम का मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, ध्यान दीजिएगा बहुत ईजी डेफिनेशन है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, टोटल स्टॉक ऑफ करेंसी, टोटल स्टॉक ऑफ करेंसी, टोटल स्टॉक ऑफ करेंसी, ठीक है। तो मनी सप्लाई क्या है, इट इज़ अ स्टॉक, इट इज़ अ स्टॉक, किसका स्टॉक, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम पे टोटल स्टॉक ऑफ करेंसी अवेलेबल बाय द पब्लिक या हेल्ड बाय द पब्लिक इन एन इकोनॉमी। तो अगर मैं बोलूँ आप लोगों से कि आम जनता के पास कितना करेंसी है, उनका स्टॉक कितना है, अगर उसको टोटल एस्टिमेट किया जाए किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, लाइक 2:32 पे 31 मार्च को, तो वो कहलाएगा आपका मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को अगर डिफाइन करना हो तो जैसे कि मैंने अपने बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी है, मनी सप्लाई इज द टोटल स्टॉक ऑफ करेंसी विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक इन द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एज यूजुअली, जो मैंने आपको बताया सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि मनी सप्लाई में क्या क्या चीज़ें आती है। तो यहाँ पर जो RBI की कमेटी बनी थी, तो RBI की कमेटी ने मनी सप्लाई को एस्टिमेट करने के लिए, लाइक आपकी जेब में, मेरी जेब में, हम सबकी जेब में कितना पैसा पड़ा हुआ है, इसको एस्टिमेट करने के लिए 4 कंपोनेंट्स तैयार करे, या कह सकते हैं 4 मेजरमेंट है। तो मनी सप्लाई को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास 4 तरह के कंपोनेंट्स हैं, यानी कि M1, M2, M3 और M4। ये M1, M2, M3, M4 क्या है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा जस्ट एक मेथड है जिसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर टोटल स्टॉक ऑफ करेंसी कितना है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात को कि मनी सप्लाई में जो आपके पास M1, M2, M3, M4 वाला टॉपिक है, इसमें आपको एक बात याद रखना है
कि M1, M2, M3 में से M2, M3 के जो कंपोनेंट्स है वो आपको याद नहीं रखने हैं, बिकॉज इट इज़ डिलीटेड। क्या है ये? आपके डिलीटेड हैं, बट फिर भी मैं नॉलेज के लिए ज़रूर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं M1। अगर आपसे याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, तब आप सिंपल सा आंसर देंगे कि मनी सप्लाई के जो कंपोनेंट्स हैं वो है आपके सामने करेंसी। ठीक है, उसके बाद आप बोलेंगे डी मतलब डिमांड डिपॉजिट्स। अब अगर आप ध्यान दें, इसका नाम से मतलब समझे तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पर मैं इसको टर्म्स पे स्टार लगाता हूँ, वो क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला आपके सामने? डी। तो डी मतलब क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या हुआ? आप खुद इसका मीनिंग अब बोल देंगे थोड़ी देर में। तो डिपॉजिट्स का मतलब क्या है कि वो डिपॉजिट्स जो डिमांड के द्वारा निकलवाई जा सकती है, यानी कि कोई भी डिपॉजिट, अगर आपने कोई डिपॉजिट्स रखी है और आपने क्या करा, बैंक को इन्फॉर्म करा कि भैया मुझे क्या करनी है, डिपॉजिट्स विड्रॉ करनी है, यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होती है विच कैन बी विड्रॉ एनी टाइम बाय डिमांडिंग ऑन चेक। ठीक है, यानी कि वो डिपॉजिट्स होती है जो कि आप जब मन चाहे बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है अदर डिपॉजिट्स। तो अदर डिपॉजिट्स में अगर कहूँ आप लोगों को तो विद द RBI, यहाँ पर OD डिमांड डिपॉजिट्स, यहाँ पर विद कमर्शियल बैंक, यहाँ पर CB का मतलब कमर्शियल बैंक एंड OD मतलब अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अब RBI में भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, यानी कि जितना सारा वो डिपॉजिट्स IMF में रखती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अकाउंट नंबर 3 के अंदर, यानी कि बहुत सारे अकाउंट्स ऑपरेट करती है। तो अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि मनी सप्लाई के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो क्या बोलेंगे? करेंसी। अब करेंसी में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है आप लोग का नोट्स और एक आता है आप लोगों का कॉइन्स। ठीक है, तो नोट्स और कॉइन्स। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जितने भी कॉइन्स होते हैं वो बेसिकली इशू किए जाते हैं MOS, यानी कि MOF मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, या सिंपल कहें इसकी जगह पर तो वो करे जाते हैं GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं जो कि करेंसी को इशू करने का काम करती है इकोनॉमी के अंदर। इसके साथ साथ नोट्स की बात करें तो जितने भी नोट्स हैं वो RBI प्रिंट करती है, और RBI नोट्स को प्रिंट करने के लिए जो फॉलो करती है उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। जो RBI करेंसी को इश्यूज़ करती है उसके लिए वो क्या करते हैं? मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करती है। MRS 11th वाला MRS मत याद कर लेना। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम बेसिकली होता क्या है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो होता है आप लोगों का वो है यहाँ पर, इसके तहत RBI को 200 करोड़ का क्या करना रखना पड़ता है? रिजर्व रखना पड़ता है, जिसमें से 115 करोड़ की गोल्ड और बाकी का 85 करोड़ की सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में क्या होनी चाहिए? तो फॉरेन सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी कि उनकी बॉन्ड्स, पेपर, गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर आपको बताऊं कि आज के टाइम तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक RBI के पास $510 बिलियन का रिजर्व है, यानी कि अगर वर्ल्ड वाइड कहा जाए तो सबसे अमीर रिजर्व वाला बैंक जो है वो अपना RBI ही है। ठीक है, तो बड़ी हैरानी होगी आपको जानकर के बात। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बारे में जब मैं सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन एक्सप्लेन करूंगा ना, इश्यूअर ऑफ करेंसी, तो वहाँ पर इस चीज़ को दोबारा डिस्कस करूंगा। अब अदर डिपॉजिट्स भी आप समझ गए, तो इसके अंदर अब कंपोनेंट्स की बात आई, मनी सप्लाई का मीनिंग आप समझ गए। तो M1 के अंदर आपने देखा कि M1 इंक्लूड्स करेंसी। करेंसी में दो चीज़, पेपर एंड नोट्स, कॉइन्स, है ना। सो डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? विद कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अब अदर डिपॉजिट्स विद RBI के अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, दूसरा स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये सारी चीज़ें मैंने बुक में मेंशन करी है और डिस्क्रिप्शन में नोट्स दूंगा, वहाँ भी देख लेना। उसके साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस, डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन अकाउंट नंबर 2, डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, जो कि RBI के डिपॉजिट्स होते हैं फॉरेन सेंट्रल बैंक्स में, तो ये सारे आपके होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ M1, तो M1 के कंपोनेंट्स आप कैसे बताएंगे? तो M1 के कंपोनेंट्स आप सिंपल तरीके से बता देंगे ऐसे करके। ठीक है, देखिए M1 के कंपोनेंट क्या है? C प्लस DD प्लस OD। तो C प्लस DD प्लस OD का मतलब क्या हुआ? तो C बोले तो C फॉर करेंसी एंड DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स एंड OD मतलब अदर डिपॉजिट्स। तो DD एंड C, करेंसी में दो बातें, पेपर नोट और कॉइन्स आ जाती हैं। तो M1 क्या आ गया आपका? यानी कि अगर हम देखो, हम मनी सप्लाई, अगर मैं पूछूँ आपसे इंडिया के अंदर टोटल मनी सप्लाई कितनी है, तो मनी सप्लाई आप क्या बोलेंगे? आपको किस तरीके से बताएं हम? M1 के तरीके से, M2 के तरीके से, M3 के तरीके से, M4 के तरीके से। बट अगर मैं आपसे पूछूँ कि इनमें से सबसे बेस्ट मेजर क्या है एज पर द कमिटी, जो कमिटी रिकमेंड करी गई थी RBI, बनाई गई थी RBI के द्वारा, तो उसके हिसाब से M3 इज़ द बेस्ट मॉनेटरी मेजरमेंट। ठीक है, या इसको हम लोग AMR भी बोलते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करी जाती है
M2 के अंदर, तो M2 के अंदर क्या क्या आता है, तो M1 में क्या देखा आपने, C प्लस DD प्लस OD। तो कहने का मतलब अगर मैं पूछूं आपसे कि इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा है, यानी कि व्हाट इज़ द टोटल स्टॉक ऑफ करेंसी, तो M1 के हिसाब से करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, इतनी सारी डिपॉजिट आ जाती है। और अगर M2 के हिसाब से बात करूँ मैं, तो M2 के हिसाब से बात करेंगे तो हम ध्यान देना यहाँ पर ये बोलेंगे M1 प्लस सेविंग्स विद PO पोस्ट ऑफिस, PO मतलब पोस्ट ऑफिस। अब ध्यान दीजिएगा, M1 मतलब कि अगर मैं M2 को कहूँ एक्सपेंडेड करके लिखो तो C प्लस DD प्लस OD प्लस सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस। तो M2 के हिसाब से जितने भी पोस्ट ऑफिस के पास क्या होती है, सेविंग्स होती हैं, लाइक मनी ऑर्डर, ड्राफ्ट वगैरह जो हम करते हैं, पोस्ट ऑफिस में हम लोग सेविंग अकाउंट्स खुलवाते हैं, वहाँ भी हमारा जो पैसा पड़ा होता है। इसी के साथ साथ अगर मैं M3 के हिसाब से बात करूँ तो M3 में भी M1 आ जाएगा आप लोग का, और M1 के साथ साथ आप लोग का जो यहाँ पर है वो रहेगा आप लोग का डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स या टोटल डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। तो M1 प्लस डिपॉजिट्स विद CB यानी कि टोटल डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर M4 की बात करी जाए तो M4 की अगर बात करी जाए तो M4 में अगर हम लोग लेके चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, टोटल डिपॉजिट्स विद PO मतलब पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ एक्सेप्ट NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। अब थोड़ा सा डेप्थ में बात करते हैं एक एक करके चीज़ों को लेकर के, ठीक है। अगर आपसे लॉजिकल वे में पूछा जाए क्वेश्चन, तो लॉजिकल वे में अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन ऑफ द बेस्ट मेजर, तो M3 क्यों, क्योंकि M3 के अंदर आपका M1 आता है, और जो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम में मनी फ्लो करता है इकोनॉमी के अंदर, वो जो चैन है वो चलती है कमर्शियल बैंक के थ्रू। तो यानी कि जितने भी टोटल डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स हम लोग बोल सकते हैं। तो M3 में जब जाएंगे तो M3 क्या है, द सम ऑफ M1 एंड टाइम डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद बैंकिंग सिस्टम हैंस, ठीक है, सिंपल बोलो आप। तो M1 विद टोटल डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, ठीक है, टाइम डिपॉजिट वर्ड आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि M1, M2, M3, M4 चार बनाने की क्या जरूरत थी। तो रिकमेंडेशन थी, रिकमेंडेशन के हिसाब से जब आप RBI की वेबसाइट खोलेंगे तो आप जब भी मॉनेटरी पॉलिसी में टोटल स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई चेक करेंगे तो आपको M1, M2, M3, M4 के हिसाब से बताया जाएगा कि कितना कितना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। अभी NSC क्या है, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, यानी कि आप अगर चाहें तो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा करके 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं NSC के अंदर, और उसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है, और कुछ टाइम के लिए आप पैसा रख सकते हैं और उसके बाद आपको वहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो NSC इट्स गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट है, इस कारण से इसको थोड़ा सा अलग से रखा जाता है, ठीक है। तो NSC के बारे में आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अगर मैं आपको एक बात कहूँ तो इट इज़ एन इंडियन गवर्नमेंट सेविंग बॉन्ड्स। क्या है NSC, ये इंडियन गवर्नमेंट का सेविंग बॉन्ड्स होता है, प्राइमरीली यूज फॉर स्मॉल सेविंग्स एंड इनकम सेविंग इन्वेस्टमेंट। यानी कि हम लोग के पास जो पैसे नहीं बचा पाते हैं, आपको भी मैं कहूँगा अगर आपके पास कोई और अगर शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड अगर आपको बहुत बड़ी चीज़ लगती है, इक्विटी डेप्ट मार्केट MCX में, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप NSC में जाओ और एक पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाओ और वहाँ पर अपनी बेसिक सेविंग्स वगैरह रख सकते हो पोस्टिंग सेविंग्स के थ्रू, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है M1, M2, M3 में, M4 में नैरो और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। नैरो और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है कि यानी कि M1 में बहुत कम चीज़ कवर होती है और ब्रॉडर मतलब बहुत सारी चीज़ें कवर होती है। तो M1 इज़ द नैरो कॉन्सेप्ट और M4 इज़ द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर जो है वो लिक्विड, मोर लिक्विड और लेस लिक्विड। मोर लिक्विड का मतलब इट इज़ इजी कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो M1 के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे के सारे कैश में जल्दी कन्वर्ट हो सकते हैं, और M4 के अंदर जितने भी हमारे हैं वो सारे के सारे थोड़े से लेट होते हैं, तो हम तो M4 बोलते हैं। अब इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में भी थोड़े से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जो कि जब मर्जी चाहे वो आप विड्रॉ कर सकते हैं बैंकिंग सिस्टम से, और टाइम डिपॉजिट्स वो होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आप लोगों को। इस चैप्टर में अभी तक फर्दर अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं जो बुक में मैंने भी कवर करे हुए हैं, तो व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स, ऑफ कोर्स आंसर पाचा है। स्टेट द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, तो करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट्स, आप पेपर नोट, कॉइंस भी बोल सकते हैं। डिफाइन मनी सप्लाई एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट, तो डिफाइन मनी सप्लाई में मनी सप्लाई इज द टोटल स्टॉक ऑफ करेंसी दैट इज हेल्ड बाय द पब्लिक। और व्हाट आर द डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स का मीनिंग आप काफी अच्छे से समझ गए हैं। और डिफाइन मनी सप्लाई एंड स्टेट द कंपोनेंट, ये बेसिकली क्वेश्चन है चैप्टर से, और बाकी M1, M2, M3 में से क्वेश्चन पूछता है। तो अब अगले सेशन में हम लोग बैंकिंग में बात करेंगे। सबसे पहले क्रेडिट क्रिएशन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार टॉपिक है मेरा, तो उसको आप लोग काफ़ी अच्छे से एंजॉय करेंगे। और आई होप सो आज का सेशन आपने एंजॉय करा, और जो मैंने बुक्स के कोर्स के रिगार्डिंग है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आप बाकी यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं,
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। और आप चाहे तो ई बुक भी गो थ्रू कर सकते हैं, और ज़रूर आप चैनल को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थम्स अप जरूर मारना, बाय बाय।